गाड़ियाँ लेके जाती है सर्विस के लिए, उनको खाली धो के गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय हाइब्रिड कार। अगर जिसका मोटिव ही सिर्फ ऑफ रोडिंग करने का है ना और कैंपेनिंग करने का है, बजट फ्रेंडली कार में अंडर 20 lakhs, उसको थार ना सिर्फ हाइप बना हुआ है, गली गली कूचे कूचे में थार है। नी वाले बैंक्स आपको टॉपअप लोन दे रहे हैं, आपने ऑलरेडी आपकी कार पे लोन है, आपको एक टॉपअप लोन और दे दिया। सो वेलकम बैक गाइज। आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत ही आज हमारे साथ है अनीजे, जो कि कार वर्ल्ड में 10 से 12 साल से है और ही हैज़ वेरी गुड हैंड इन सेकेंड हैंड कार्स, और या आप सर्विस का हो, इंजन के बारे में का हो, ईच एंड एवरी डिटेल। सो आज के जो यंगस्टर्स है स्पेशली उनके लिए एपिसोड है, बहुत ही रोमांचक रहेगा ये। इन डेप्थ आपकी हर चीज़ की नॉलेज मिलेगी आपको, लेट इट बी या इंजन के बारे में हो, आपकी क्लच के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, कार की छोटी सी छोटी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हैंड कार्स का मार्केट इंडिया में कितना बूम कर रहा है इस टाइम पे, आज उस बारे में डिस्कशन होगी। सो वेलकम टू द चैनल हनीजे। वेलकम वेलकम, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हाउ आर यू संदर्श? आई एम ग्रेट। आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी तक का तो अभी आई एम इन मिडिल ऑफ माई 30s, तो अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। और बताओ। कैसा रहा आपका? मैं आपको हम काफ़ी टाइम से टच है इनफैक्ट, और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई भी कार या किसी चीज़ के एसेस चाहिए होते हैं तो आई डायरेक्टली कॉल हिम। ही इज़ माई गो टू पर्सन जिसके पास मैं जाता हूँ। ही मतलब आपने ऑडी में भी काम करा हुआ है, यू हैव बीन इनटू टोयोटा, राइट? एग्जैक्टली। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का, लग्जूरियस कार्स का भी, और अगर हम बात करें तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? बेसिकली समदर्श, आई वॉज एन कार एंथुजियास्ट सिंस माई चाइल्डहुड, राइट? ठीक है, मेरे पास बचपन में हॉट व्हील्स की बहुत बड़ी कलेक्शन थी, और टचवुड आई एम थैंक टू गॉड दैट माई फादर एंड 4 fathers वर ज़मींदार पीपल, तो हमारे पास कार्स की कभी टचवुड दिक्कत नहीं रही है। मेरे पापा का शौक था कार्स चेंज करना, तो वहीं से ही मुझे जो है कार्स में एंथुसियाज्म, हाँ, कार में इंटरेस्ट और कार में गुड टू गो वाली सिस्टम मेरे अंदर इनबिल्ट था। तो बेसिकली आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बेसिकली मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से अपनी 12th क्रॉस करी। लेकिन आई वॉज इनटू दैट कि मुझे कार फील्ड में ही जाना है, बेसिकली कार फील्ड में ही जाना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही जाना है। तो मैंने क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th आई हैव टेकन माई एडमिशन टू द खालसा कॉलेज इन बीकॉम प्रोग्राम, उस टाइम प्रोग्राम का कोर्स था, एंड उसके साथ साथ ना मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन किया DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, जो कि इनकी ब्रांच केशव नगर में है। ओके। तो मैंने शर्मा जी को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब, उनको डॉक्टर साहब बोलते थे, अंकल जी थे, अंकल जी बोलते थे और डॉक्टर साहब भी बोलते थे। तो मैंने कहा अंकल, मैंने ना सेल्स पे नहीं जाना, मेरे को सर्विस दे दो प्लीज़। क्योंकि देवर, उनका शोरूम एक था उस टाइम पे मंगोलपुर में। ऐसा क्यों? अगर आप सेल्स में अच्छे हो तो आप सर्विस में क्यों शिफ्ट होना चाहते थे? बिकॉज दैट इज वॉज माई पैशन, दैट इज वॉज माई USP। मुझे जाना ही सर्विस में था, मेरे को इंटरेस्ट ही सर्विस में था, सेल्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। सेल्स में यार मार्केटिंग पर्सन चाहिए। हो सकता था मैं कॉमर्स के बाद मार्केटिंग करके मैं गाड़ियाँ बेच लेता, मैं कुछ भी बेच लेता, पानी की बॉटल बेचता, बट मेरे को उसमें जाने नहीं था ना, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सर्विसिंग ऑफ द कार, टेक्निकल चीज़ों में था। सो सेकेंड डे में, सेकेंड डे हुआ क्या, जब सेकेंड डे जब डिलीवरी हुई कार की, तो उसके नेक्स्ट डे मेरा वीक ऑफ था, और वीक ऑफ से पहले ही इवनिंग में मुझे डॉक्टर साहब शर्मा जी ने बोला कि तुझे सर्विस में जाना है अनीजे। मैंने कहा बिल्कुल सर। कह रहे मंडे से तू वजीरपुर वर्कशॉप में जाएगा। आई हैड जॉइन माई फर्स्ट जॉब इन ओनली ₹12,000, और 12,000 का मेरा फ्यूल कॉस्ट लग जाता था फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम आई मीन माई होम टू मंगोलपुर। Since 2011 to 2014, I was associated with Hyundai, Deep Hyundai only, और बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे सबसे पहले मैं एज ए एडवाइज़र था, एडवाइज़र के बाद आई वॉज फ्रंट ऑफिस मैनेजर, देन आफ्टर फ्रंट ऑफिस मैनेजर मेरे को 2-3 डेजिग्नेशन दिए, जिससे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई, वर्कलोड बहुत बढ़ गया। आई वॉज बीन इन टू लेट्स
9 और 10 भी बज जाते थे मुझे ऑफिस लीव करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, फिर मेरे को थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स भी देखना पड़ रहा था, थोड़ा कस्टमर केयर भी देखना पड़ रहा था, तो क्या हुआ थोड़ा वर्कलोड हो गया। देन मेरे को एक अच्छा ऑफर आया फ्रॉम टोयोटा, दैट इज गैलेक्सी टोयोटा विच इज सिचुएटेड इन मोती नगर। TSG ग्रुप, द सचदेव ग्रुप, उनके कई सारे हैं आउटलेट्स, उनके अंडर कई चीज़ें आती हैं। दे आर नॉट इनटू ओनली ऑटोमोबाइल्स, उनके नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आई हैव बीन इनटू देयर, आई वर्कड एज अ सर्विस एडवाइज़र, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, बट हुआ क्या, दीप Hyundai ट्राई टू रिकॉल मी, और ट्रेनिंग सेशंस जो Hyundai कंपनी से होते हैं, आई वॉज एसोसिएटेड विद द डीलरशिप। दीप Hyundai इज अ डीलरशिप, राइट। और जो Hyundai कंपनी इंडिया है, वहाँ से मेरे को ट्रेनिंग सेशंस काफ़ी सारे हुए। आई हैव क्लियर्ड ऑल दैट सेशंस, और मेरे अंदर ना उन 4-5 ईयर्स में एक बहुत अच्छा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया फॉर माई फैमिली। बिकॉज समहाउ मुझे लगता है कि जब भी आप जॉब करते हो ना, जॉब इज बेसिकली नॉट यू अर्निंग, मतलब आप सिर्फ कमाने नहीं जा रहे, आप पैसे नहीं कमाते वहाँ पर आप एक करेक्टर कमाते हो, नॉलेज कमाते हो, बहुत सारी चीज़ें कमाते हो। बिकॉज जो बंदा ग्रूम होता है वहाँ पर, हम कहीं पर भी सेल्स की बात करें तो सेल्स प्रोफाइल इज नॉट जस्ट कि किसी को बेचना, सेल्स इज बेसिकली रिफाइन। जब तक आप खुद को रिफाइन नहीं करोगे, आप कोई चीज़ बेच ही नहीं सकते, राइट। यू हैव टू बिल्ड योर ट्रस्ट, यू हैव टू बिल्ड योर रिलेशन। वो कैसे बिल्ड करते हैं, वो एक इन चीज़ों से ही आता है। तो आई थिंक जो भी बच्चे अगर जॉब से कतराते हैं या कुछ कहते हैं, तो आई थिंक उनको 4-5 साल खुद जॉब करनी चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट, यही मैं तुम्हें कहना चाह रहा था कि इफ़ यू आर क्रॉसिंग एन इंस्टीट्यूशन, आप अपनी पढ़ाई से ख़त्म कर रहे हो, आपको ना इफ़ यू आर केपेबल टू रन अ बिजनेस, बट लेकिन आपको अपने ही बिजनेस में ना कुछ टाइम जॉब करनी चाहिए, जिससे कि आपको बेसिक एट्रीब्यूट्स पता लगे। इट्स यू हैव वर्क विद ऑडी आल्सो, सो देखो मेरी फेवरेट तो टोयोटा है, बिकॉज बिल्ड उसका। और अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ इसके बाद एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कार, मतलब कौन सी अभी तक की सबसे। मेरी तो है भाई टोयोटा की सुपेरा, जो उसका जो एंटी लैग, सुपरा, जो उसका जो एंटी लैग है, वो जो आपने भी सुना होगा तू करके जो आती है, वो एक्चुअली एंटी लैग नहीं है, उसका टर्बो साउंड है। टर्बो साउंड कह लो। हाँ, जब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है ना, हाई RPM, और उसका जो टर्बो खुलता है और बंद होता है उसके बीच में जो टायर, वो जो साउंड है ना, दैट इज अ मेलोडियस साउंड। आज तक मेरे को या तो वो स्काईलाइन भी वैसी आवाज निकालती है, या तो वो सुपेरा, वही दो है। सुपरा सुपेरा की आदत लड़ गई। सुपरा और स्काईलाइन, ये दो ही ऐसी कार है मेरे ख्याल से वर्ल्ड में जो कि ऐसी साउंड निकालती है। उसके बाद मैक्लेरन भी है शायद से। देखो वो बहुत हाई एंड कार्स है। हाँ, हम इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से चलेंगे, हम अपना डिस्कशन इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से, अगर वो वाला हमें उस लेवल पे जाना है ना, सो वी हैव टू गो अब्रॉड। हमें मिनिमम दुबई जाके शूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो राउंड अबाउट में वो कार्स होंगी। तुमने मुझसे पूछा सैम कि आपकी फेवरेट कार, तुमने टोयोटा की सुपरा बताई, और मेरी जो फेवरेट कार है दैट इज आल्सो ऑफ टोयोटा, एंड दैट इज LC300 लैंड क्रूजर 300। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल है। दैट कार इज ना, मतलब इट्स अ ड्रीम फॉर मी, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसको लेंगे और लॉन्ग ट्रिप पे चलेंगे। तो अब ये जो आपका एक्सपीरियंस था, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मैंने सुना है कि कंपनियां आती हैं, मतलब आपने भी बिल्कुल, मतलब मैंने बहुत सारी सुना है कि लड़कियां गाड़ियां लेके जाती हैं सर्विस के लिए, उनको खाली धो के गाड़ियां पकड़ा देते हैं रादर देन चेकिंग इंटरनल। तो ये वाला सीन क्या है? स्कैम होता है, कुछ माइंडसेट होता है, कुछ जेन्युइन स्कैम होते हैं, और कुछ स्कैम प्लस ट्रुथ दोनों होती हैं। होता क्या है यार, देखो जब गाड़ी सर्विसिंग पे जाती है कंपनी, आपने गाड़ी पिक कराई, ड्रॉप कर दी, ड्राइवर से पिक कराई, ड्राइवर से ड्रॉप कर दी, आप गए, आपने गाड़ी काउंटर पे दे दी और गाड़ी सर्विस होकर आ गई। आपको नहीं पता उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है या उसमें कुछ अंडर बॉडी चेक भी हुआ है। बेसिकली जब भी गाड़ी जाती है ना सर्विसेज पे, पेड सर्विस हो या फ्री सर्विसेज हो, गाड़ी के मोर देन 80 चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कि गाड़ी को एक बंदा प्रॉपर डेजिग्नेटेड टेक्नीशियन इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाता है।
तो जो गाड़ियाँ कम ड्रिवन होती हैं, बेसिकली जो गर्ल तुमने शुरुआत करी, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो लेडी ड्रिवन कार्स हैं, वो गाड़ियाँ जब सर्विसेज पे जाती हैं ना, कई बार ऐसा हुआ भी है, मैंने देखा भी है, मैं किसी डीलरशिप का नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मेरा अभी भी उनसे सबसे अच्छा ताल्लुकात हैं, तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। गाड़ी कई बार हुआ है, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी गई सीधा वॉशिंग में गई, वॉश हुई, गाड़ी का नॉट इवन इंजन ऑयल तक चेक नहीं करता और गाड़ी सीधा डिलीवर हो जाती है। और लड़कियां चेक भी नहीं करती है। और लड़कियां अंडर द हुड क्या है उनको कोई मतलब नहीं है, अंडर द हुड क्या है उनको सिर्फ अपनी क्लीनिंग से मतलब है। मेरे मंदिर, मेरी परफ्यूम, मेरा टॉय, मेरे मैट्स, मेरी सीट्स, मेरा स्टेयरिंग, बस उनको इस चीज़ से मतलब। ये चीज साफ है तो गाड़ी सर्विस हो गई है। और इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो मेरे अंडर, जो मेरी गाइडेंस में थी, मैं कभी होने नहीं देता था। चलो खैर हम नहीं डीप कन्वर्सेशन करते। ये डेफिनेटली एक स्कैम है फॉर अ कस्टमर जो पे करके जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, फ्री सर्विसेज होती हैं, फ्री सर्विसेज में यू नीड नॉट टू पे एनी लेबर, आपको सिर्फ पार्ट्स के पे करने होते हैं। अगर पार्ट चेंज हुआ है तो आपको पे करना है, पार्ट चेंज नहीं हुआ तो यू नीड नॉट टू पे एनी लेबर। बट हाँ, जो गाड़ियाँ चल जाती हैं, मान लो किसी की रनिंग ज़्यादा होती है, किसी की गाड़ी एक हफ्ते में 1000 किलोमीटर चल जाती है और विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स उसकी गाड़ी 10,000 चल जाती है, तो उसकी प्रॉपर सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। और ये स्कैम जो वर्ड था ना, ये स्कैम सिर्फ कम ड्रिवन कार्स पे होता है। स्कैम कह लो या चीटिंग कह लो या धोखा कह लो, ये सिर्फ कम चली हुई लेस ड्रिवन कार्स पे होता है। जो मोस्टली तो अच्छी ठीक ठाक गाड़ियाँ चली होती हैं, मोर देन 5,000 6,000 आफ्टर अ सर्विस इंटरवल, मतलब कोई गाड़ी 40,000 में सर्विस हुई है, जो नेक्स्ट सर्विस पे वो 45 पे आ गई है, हो सकता है उसके अंदर स्कैम हो जाए। लेकिन अगर वो 48 पे या 49 पे, तो उसके अंदर स्कैम और उसके अंदर सब कुछ चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि यार कंपनी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ ब्रांड। एक डीलरशिप एक ब्रांड रिप्रेजेंट करता है, वो उस चीज़ को अपने अपने नाम को बदनाम नहीं होने देगा, तो वो भी बड़ा देखकर करता है, सोच समझ कर करता है। तो जैसे अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे गाड़ी लेके जानी है सर्विस, ये अपनी सर्विस करानी है 10 माइल्स के बाद, तो हमें ऐसे कैसी प्रिकॉशंस रखें और मतलब ऐसे स्कैम से बचें जो स्कैम्स होते हैं? आपने बताया जैसे कि वॉशिंग करके दे देते हैं गाड़ी, पूरा सर्विस। हाँ, तो ऐसे क्या स्कैम से कैसे बचे और क्या क्या एज एंड यूजर आपको 4 और 5 चेक पॉइंट्स बता दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की प्रॉपर सर्विस हुई है। सबसे पहला डिपस्टिक, हुड खोलेंगे, इंजन बॉनेट बोलते हैं हम, लेकिन होता हुड है। हुड खोलेंगे, उसके अंदर डिपस्टिक होती है ऑयल की, हमने डिपस्टिक निकालनी है और ऑयल की कंडीशन ऐसे चेक करनी है कि अगर वो ऑयल टपक के और क्लीन ऑयल है, विदाउट एनी डस्टी ब्लैक ऑयल नहीं है। हाँ, डीजल कार्स और पेट्रोल कार्स के बारे में भी हम बात करेंगे, पेट्रोल कार्स की मैं पर्टिकुलरली अभी बात कर रहा हूँ। अगर वो ऑयल की ड्रॉप एकदम गिर जाती है, दैट मीन्स वो पतला है, तो इसका मतलब सर्विस हुई है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, इंजन बे प्रॉपर क्लीन है, उसमें आपको वॉशिंग से नहीं, सिर्फ आपको दिखेगा कि जो आपकी वाटर जो आपके विंडस्क्रीन वॉशर होता है उसके अंदर प्रॉपर पानी है, कूलेंट बॉटल के अंदर प्रॉपर पानी है, और आपकी अंडर बॉडी आप जाकर नीचे लेट कर तो नहीं, खैर बैठ कर थोड़ा सा बेंड होकर चेक कर सकते हैं कि अंडर बॉडी क्लीन है या नहीं। या फिर जब आपकी कार एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग, जब सर्विस हो रही है, आप कोशिश करके वहाँ वेट कर लीजिए, अपने सर्विस एडवाइज़र से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मेरी कार थोड़ा जल्दी सर्विस करा दीजिए क्योंकि मुझे कहीं जाना है, या कोई भी आप अपना रीज़न दे सकते हैं। और बीच बीच में आप अपनी कार को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ, कूलेंट चेंज हुआ, उसके ब्रेक कैलिपर्स क्लीन हुए हैं, ब्रेक ड्रम्स क्लीन हुए हैं, डिस्क को क्लीन किया है, पैड की थिकनेस चेक करी है, अलाइनमेंट प्रॉपर हुई है नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आप बीच बीच में जाकर इंस्पेक्ट कर आ सकते हैं। हाँ, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी डीलरशिप आपको वहाँ पर स्टे होकर रुकने नहीं देगा, बिकॉज उनके नॉर्म्स होते हैं। टेक्नीशियंस को ब्राइब देकर काम कराने का एक ऑप्शन होता है कस्टमर के पास, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए कस्टमर एंड टेक्नीशियन इंटरेक्शन को चेन ब्रेक किया जाता है। ओनली एडवाइजर एंड एंड यूज़र, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, या फिर कोई इशू अराइज होता है तो एडवाइज़र का जो सीनियर होता है उसके बाद उससे बात होती है।
तो आपके कुछ चेक पॉइंट्स है। सबसे पहला मैंने बताया डिपस्टिक, दूसरा मैंने बताया एयर फिल्टर। आप अगर खोलकर, क्लिप्स होती हैं, क्लिप्स चेक कर सकें, क्लिप्स खोलकर चेक कर लें कि एयर फिल्टर बदला है नहीं बदला, या क्लीन हुआ है नहीं हुआ। आप अपने ब्रेक पैड की थिकनेस आपके जॉब कार्ड में मेंशन है कितनी है, कितनी ब्रेक शू की थिकनेस कितनी, उससे पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी सर्विसिंग हुई है। और इंस्पेक्ट करने से बेसिकली ये 2-3 पॉइंट्स हैं। आप वॉशिंग नहीं भी कराओगे ना, आपकी गाड़ी एज न्यू चलेगी आफ्टर सर्विसिंग, आफ्टर मेंटेनेंस। सो बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ऑयल फिल्टर या चेंज करना है? वो कितना सर्टेन माइलेज होती है या क्या होता है कि हम हर एक कार का, हर एक कंपनी का अपना शेड्यूल होता है। Hyundai का कुछ और है, मारुति का कुछ और है, टोयोटा का कुछ और है, वोक्सवैगन का अलग है, ऑडी का अलग है। तो बेसिक जो इंटरवल होता है सर्विस का, एक इंडियन रोड्स कंडीशंस के हिसाब से, वो एक 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। कुछ कार्स का 15,000 है। आजकल टाटा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, तो उन्होंने अपना सर्विस इंटरवल 15,000 और 1 ईयर किया हुआ है। कर रहा हूँ? हालांकि जो लग्जरी ब्रांड्स है, जर्मन ब्रांड्स है, वोक्सवैगन, BM और Audi, Skoda, BM and Volkswagen, that is a single company run by a सिंगल ब्रांड। तो उनका इंटरवल 15,000 होता था। तो हम लोग बहुत सोचते हैं यार 15,000 बाद सर्विस हो रही है, यार कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी। पर आजकल छोटी कंपनियां भी 15,000 तक पहुंच गई, 15,000 तक पहुंच गई। लेकिन अभी Hyundai और मारुति, अभी लैग कर रही है। Hyundai, मारुति, किया, अभी वो 10,000 पर ही चल रही है। तो हमें बेसिकली क्या है, या तो 10,000 या 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका 1 साल हो गया है और कार आपकी हार्डली 3 से 4,000 5,000 चली है, फायदा नहीं है। तो आप ना मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाओगे सर्विस तो करानी पड़ेगी। सर्विस इज मैंडेटरी, क्योंकि इंजन ऑयल की जो मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो मर जाते हैं एक इंजन में पड़े पड़े, क्योंकि वो एक रिएक्ट कर रहे हैं एक मेटल से, एक अलॉय से, पूरे इंजन में घूम घूम के। और कम चली हुई कार को 1 साल के अंदर सर्विस कराना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट उसका इंजन चले ना चले 1 साल के अंदर उसको सर्विस जरूर कराएं। सर्विस में बाकी सब ना कराएं तो एटलीस्ट इंजन ऑयल जरूर कराएं, बिकॉज इंजन इज द लाइफ ऑफ द कार। इंजन इज द हार्ट ऑफ व्हीकल। इंजन इज बेसिकली अ एज ऑफ अ व्हीकल, बिकॉज इंजन ही अगर बूढ़ा हो जाएगा या इंजन ही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो आपकी कार परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगी, राइट। इसलिए इंजन ऑयल के साथ साथ आपका मैंडेटरी है ऑयल फिल्टर चेंज होना, बिकॉज जो भी गंदगी है वो ऑयल फिल्टर में डिपॉजिट हो जाती है। और एयर फिल्टर दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अगर वो बेसिकली 4 महीने 6 महीने में आप अपनी कार को इंस्पेक्ट करिए कि उसकी सर्विस, तो हमें इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर बहुत मैंडेटरी है चेंज करना। ये 2 चीजें हमने करवा ली तो लाइफ इंजन की बहुत अच्छी रहती है। कार की एज आप पे डिपेंड है कि आप पे डिपेंड कर रही है कि बाहर जो कार्स हैं 40-40 50-50 पुरानी साल चल रही है, जस्ट बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड इट सो वेल। मतलब आपको हर साल सर्टिफिकेट लेना होता है, राइट? एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5-5 साल के लिए रिन्यू होती हैं, 6-6 साल 5-5 साल की रिन्यू होती है, 15 ईयर्स के लिए होती है, 10 ईयर्स के लिए होती है। और वहाँ पे क्या है, आप न्यू कार भी शोरूम से ले रहे हो ना, तो आपको हर साल उसको रजिस्ट्रेशन या हर साल उसको अथॉरिटी से या सर्टिफाई कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। हिंदी में बोले तो पास कराना पड़ता है अथॉरिटी से। उसकी रनिंग गाड़ी की, बेसिकली जो गाड़ी की लाइफ है उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे क्या है, लोग मेंटेन नहीं करते। और बेसिकली गाड़ी की लाइफ ना मोर देन 100 ईयर्स है अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हो तो। मैं खुद एक 1986 मॉडल जिप्सी मेंटेन कर रहा हूँ, जो कि 1986 मेरे बर्थ से भी पहले की है, जो कि अभी भी कपड़ा ढके खड़ी है और किसी को नहीं पता, और वो चला सकते हैं। दैट इज इन ड्राइव कंडीशन। पर अगर कस्टमर एंड है, कार जिसके लिए कोई एंथुसियास्ट नहीं है, कार जिसके लिए लाइफ, मेरे लिए आई थॉट कि कार के अंदर एक जान है। कार इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग फॉर मी। लोग हंसेंगे, आई नो। नहीं इट्स लोग हंसेंगे बिकॉज दैट्स नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग। और लोग बोलेंगे बताओ ये पागल आदमी कार से प्यार करता है। एंड दैट इज माई ट्रू लव। माई फर्स्ट लव इज कार्स। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आई कैन मेंटेन अ कार मोर अबाउट 50 ईयर्स। आई थिंक रिलेशन भी ऐसे मेंटेन हो रही है जैसे गाड़ी हो रही है। भाई रिलेशंस फिर भी टूट जाते हैं, क्योंकि उनके
पता है क्या, देखो या तो आप उसको लिविंग थिंग कह लो या एक पेट कह लो. आई कंसिडर कार एज अ पेट और योर फ्रेंड और योर बडी और योर गर्लफ्रेंड, जो कि बद दिमाग है. आपको खाली उसे मेंटेन करना है, और जितना अगर आप उसको मेंटेन करोगे ना तो वो आपसे कभी भी इश्क करना नहीं छोड़ेगी. आई थिंक लड़कियों से ज़्यादा हम अगर गाड़ियों में करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट याद आए. यार इन्वेस्टमेंट कह लो. देखो आप जिससे प्यार करते हो, ठीक है, उसके लिए आप यू कैन डाई फॉर हर. अगर आप किसी से, अपनी माँ के लिए, अपने फादर के लिए, अगर उनको कोई मारने आ रहा होगा तो आप उनसे पहले खड़े हो जाओगे जाके, पहले मुझे झेलना पड़ेगा. तो एक गर्लफ्रेंड के लिए, एक पेट के लिए भी आजकल डॉग्स लव कितना हो गया है, कैट लव कितना हो गया है. तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कार से भी तो प्यार करके देखो कि आपको रिटर्न में क्या देती है. करके तो देखो एक बार. लोगों की गाड़ियाँ देखी हैं मैंने, एक लाइट बंद है, एक लाइट ऑन है, गाड़ी चल रही है हाईवेज पे, दरवाजे स्क्रैच्ड है, पूरे छिले हुए हैं. वो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अभी बस पतली गली में से निकल के आई है और गाड़ी फुल भगा रहे. गाड़ी के टायर में एक में हवा नहीं है, तीन में हवा चल रही है. गाड़ी के टायर्स की ऐसी कंडीशन होती है, लोग जो चलाते मैंने देखा है कि यार वो टायर अगर यमुना एक्सप्रेस वे सीमेंटेड रोड पर आप फट जाएगा, हार्डली 10 किलोमीटर भी नहीं चलेगा, वो ब्लास्ट होगा. और ब्लेम किसको मिलेगा? कार को. मतलब वही है यार, मेंटेनेंस इज अ की पॉइंट फॉर मेंटेन अ कार, फॉर ड्राइव अ कार, फॉर यूज अ कार. लोगों के लिए ना कार एक यूज है, बस एक मतलब यूज एंड थ्रो. वो आता था ना बॉल पेन ₹2 वाला रेनॉल्ड्स का, यूज एंड थ्रो. वही है लोगों के लिए कार. बट नहीं, अगर आप मेंटेन कर सकते हो, you should ट्राई टू लव योर कार. ट्राई टू लव योर कार, तभी वो आपको कभी भी ब्रेक डाउन नहीं देगी, कभी आपको बीच राह में छोड़ेगी नहीं, कभी आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगी. अगर मैं आपसे पूछूं, एक पर्सन को गाड़ी लेनी है, सीएनजी, पेट्रोल या डीजल, आप कौन सी प्रेफर करेंगे? आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू? कस्टमर. समझ, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल, हाँ. ये फ्यूल हैं. ये कैटेगराइज्ड है कार के रनिंग कॉस्ट, कार की लाइफ, कार के इंजन के ऊपर. मैं कंसिडर करूंगा सीएनजी कार को एज अ इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन, पेट्रोल को प्यार और डीजल को इश्क. क्योंकि अट्रैक्शन किसी से भी हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता. प्यार लॉन्ग टर्म तक रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो प्यार खत्म होने लग जाता है. और जो इश्क है ना, वो इश्क एक तरफा होता है. एक तरफा. तो जो इश्क है ना यार, वो इश्क आप अपनी तरफ से ना भी करो, अगर डीजल इंजन ने आपको इश्क कर लिया ना, तो वो आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा. तो बेसिकली सीएनजी, इसी से ये मैं आपको बताता हूँ, एलैबोरेट कर देता हूँ कि सीएनजी की लाइफ इनिशियली ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में लेस होती है, रनिंग कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है. पेट्रोल रनिंग कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी कोई खास नहीं होती है, और लॉन्ग टर्म 15 ईयर्स तक तो आपको अगर नॉर्मल भी मेंटेन कर रहे हो कहीं नहीं जाएगी. राइट. डीजल इंजन आपको परफॉर्मेंस देगा, आपको थ्रॉटल देगा, आपको थोड़ी सी मेंटेनेंस जरूर ज्यादा है. अब जब इससे किसी से इश्क है या कोई आपको इश्क कर रहा है, तो थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ेगा, और उस हिसाब से वो रिटर्न बैक भी आपको करेगा. एवरेज भी अच्छी, पावर अच्छी, पिकअप अच्छा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी, और सबसे बड़ी बात है स्पीड बहुत अच्छी होती है उस गाड़ी की. और जो गाड़ी का चलाने का वे होता है ना, आपको रोड प्रेजेंस डीजल कार में ऐसा आएगा कि आप उस सेम कैटेगरी की कार अगर पेट्रोल चलाओगे ना, आपको लगेगा कि मैं चला रहा हूँ एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी. और डीजल कार को चलाने का जो मज़ा है ना यार, वो एक डीजल इंजन ओनर ही बता सकता है. और मैं एक चीज़ और बता दूं छोटी सी, कि ये डीजल इंजन ना हम लास्ट जनरेशन है जो ये देख पाएंगे, स्पेशली BS4, जो BS6 डीजल इंजन है, हम इसके बारे में भी करेंगे. BS6 डीजल इंजन जो है ना, वो ऐसा हो गया है कि आपका गला घोट दिया है, और आपको बोलना भी है और आपके गले पे फंदा भी है. तो समदर्श, तुम्हारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बंदे को अगर सीएनजी, पेट्रोल, डीजल में से लेनी है तो वो क्या ले. अगर उसको रनिंग कॉस्ट कम चाहिए,
और गाड़ी ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करनी तो सीएनजी ले ले, इनिशियली यूज़ करनी है। और अगर उसको 15 ईयर्स तक यूज़ करनी है और उसकी रनिंग भी कम है तो पेट्रोल ले। बट आई थिंक ब्लास्ट वगैरह होता है सीएनजी में, उसका कैसे? यार ब्लास्ट तो देखो, ब्लास्ट एक डिफरेंट चीज़ है। ब्लास्ट तो आपको डीजल में भी हो सकता है, पेट्रोल में भी हो सकता है, बस सीएनजी में थोड़ी सी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ब्लास्ट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। रीज़न बीइंग कि उसके अंदर एक गैस चल रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज़ बेसिकली नेचुरल गैस। और अगर कहीं से लीकेज होगी और कार को स्पार्क मिल गया, और स्पार्क किस लिए मिलेगा, वायरिंग से या फ्यूल लीकेज से या गैस लीकेज से, वो ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस है। जो ब्लास्ट होना है और जो फायरिंग केस आते हैं ना, वो सिर्फ नॉन मेंटेनेंस की वजह से आते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्लास्ट होने का रीजन ये भी है कि हम थर्ड पार्टी बहुत जाते हैं, जैसे हमने सिक्वेंशियल किट लगा लिया, कुछ लगा लिया। कुछ नहीं, देखो सिक्वेंशियल कन्वेंशनल तो एक अलग बात है। कन्वेंशनल आज से 10 साल पहले चलती थी, अब सिर्फ सिक्वेंशियल चलती हैं। राइट। जो आउटसाइड फिटेड सीएनजी किट्स है ना, दैट इज आपने अपनी जान को 80% रिस्क पे डाल दिया। कौन सी पे? जो बाहर आउटसाइड आउटसोर्स्ड फिटेड सीएनजी है, मतलब हम कंपनी को छोड़ के अगर लगा रहे हैं तो देयर आर 80% चांसेस की उस गाड़ी में Blast फॉल्ट भी, होगा या- ब्लास्ट नहीं, फॉल्ट आ सकता है। फॉल्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, और प्रॉब्लम अराइज होने की वजह से हो सकता है कि ब्लास्ट भी। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग तो ऑब्वियसली है ही, Basically लाइफ थ्रेटनिंग तो आपकी कंपनी फिटेड सीएनजी में भी है, बट रिस्क फैक्टर कम है। अगर बाहर से फिटेड करा रहे हो उसमें 60% रिस्क मेरे हिसाब से है, और कंपनी फिटेड करा रहे हो, कंपनी फिटेड या फैक्ट्री, देखो दो चीजें होती हैं सीएनजी फिटेड भी, एक होती है डीलरशिप फिटेड, एक होती है फैक्ट्री फिटेड। फैक्ट्री फिटेड इज ओई फिटेड, मतलब पीछे से ही आ रही है। जो जब कार बनती तभी बनते कार में अगर सीएनजी इंस्टॉल कर रहे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी। और अगर डीलरशिप फिटेड, जैसे आप डीलरशिप फिटेड सीएनजी क्या होती है कि डीलरशिप ने आपसे बोला कि मैं सीएनजी कार, लगा के आपने बोला मैं सीएनजी कार चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपने आउटसोर्स बंदे से सीएनजी फिट करवा के और आपको डिलीवर कर देते हैं। आपको घंटा पता लग रहा है कि गाड़ी फैक्ट्री फिटेड है, या अगर आप लेमैन हो तो, अगर आप कार्स के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो। ऐसा भी बहुत स्कैम हुआ है पिछले 8-10 सालों में कि फैक्ट्री फिटेड बोलकर और आउटसोर्स्ड फिटेड सीएनजी किट डाल के दे दी कस्टमर को। तो ये इससे कैसे बचे? यार इसको भी जज करने का एक तरीका है। सबसे बड़ी बात है कि आप उस गाड़ी के बारे में R&D करो कि वो गाड़ी में वाकई में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट आ भी रही है या नहीं आ रही। अच्छा, मॉडल ही पता लग मॉडल ही से ही पता लग जाता है। तो यार देखो, सीएनजी कार लो ना तो फैक्ट्री फिटेड लो, ये आउटसोर्स फिटेड जो हैं इन कार्स को ड्राइव करना प्लीज अवॉइड करो। ये कार एक चलता फिरता बम है। और अगर उनको मेंटेन नहीं कर रहे हो तो वो तो सोने पे सुहागा। वो मोर देन 100% रिस्क वाली बात है। हाँ, लेकिन अगर आपको देखो रनिंग कॉस्ट कम चाहिए और आपका टू एंड फ्रो है दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू नोएडा, तो आप एक सीएनजी कार ले सकते हो। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार लो, उसको यूज़ करो, प्रॉपर मेंटेन करो, एज पर द नॉर्म्स उसकी शेड्यूल सर्विस कराओ। डे टू डे उसका सिलेंडर चेक होता है, आफ्टर 4 और 5 ईयर्स उसका सिलेंडर टेस्टिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आपको गाड़ी ज़्यादा नहीं रखनी तो 7, 8, 9 साल बाद सीएनजी कार को बेच के दूसरी कार ले लो। सिंपल वायरिंग। Right. तो आपने बताया कि जैसे सीएनजी के लिए, जिसके लिए फैक्ट्री फिटेड हम कार लें जिसमें सीएनजी फिटेड हो, इफ वी डोंट हैव टू ट्रेवल दैट मच, आप पेट्रोल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट हाँ, इफ यू आर अ कार लवर, कार इंटरेस्टिक, आपको पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो देन यू शुड ऑप्ट फॉर योर डीजल वन, राइट? यार देखो, अब सीएनजी को तो हम डिफरेंट कर देते हैं। नाउ देखो, सीएनजी इज अ बायोफ्यूल। राइट। सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो कि वर्ल्ड वाइड नहीं चलता, कुछ कंट्रीज में चलता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी रनिंग कॉस्ट कम आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आजकल लोग गाड़ियों पे ज़्यादा लोन ले रहे हैं रादर देन होम। सेकंड हैंड कार मार्केट इंडिया में बहुत ही बूम कर रही है। मतलब सोशल स्टेटस दिखाने के लिए आइदर बंदा क्या करता है, घर लेता है। ठीक है, घर लेना थोड़ा महंगा है तो इसलिए वो क्या कर जाता है, गाड़ी पे लोन लेता है, और सेकंड हैंड गाड़ियां भी बहुत बिक रही हैं। तो इस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? समदर्श, एक मिडिल क्लास को या एक जॉब प्रोफाइल को या एक आजकल यंगस्टर को, उसको अपना स्टेटस दिखाना है। स्टेटस दिखाने के लिए उसके हाथ में बढ़िया आईफोन होना चाहिए या सैमसंग का फोल्ड होना चाहिए
या फिर बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। उसको घर से रिलेशन है ही नहीं, घर से मतलब ही नहीं है, वो रह 1 BHK में रहा होगा, लेकिन गाड़ी उसके पास नीचे लग्जरी होनी चाहिए और आईफोन या फोर्ड होना चाहिए। राइट। जिससे कि क्या है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत जल्दी क्रैश करेगी, क्योंकि 90% ऑफ द व्हीकल्स राइट नाउ आर ऑन लोन, और उन पे आप टॉपअप लोन भी ले रहे हो। आजकल ऐसे है कि कंपनी वाले बैंक्स आपको टॉपअप लोन दे रहे हैं। आपने ऑलरेडी आपकी कार पे लोन है, आपको एक टॉपअप लोन और दे दिया। टॉपअप लोन क्या है? टॉपअप लोन इज बेसिकली अ लोन। आपका एक एसेट कंसिडर करते हैं वो कार, उस कार की वैल्यू लगाते हैं मार्केट वैल्यू से 70-60%, और उस परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे आपको लोन दे देते हैं। अगर आप वो लोन रीपे नहीं कर पाओगे, आपकी कार गई बैंक के पास। मतलब आपने मेहनत करके नौकरी करके अपनी कार की 5 साल EMI भरी, और खुदा ना खास्ता आपको फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप अपनी कार के ऊपर टॉपअप लोन भी ले सकते हो। मतलब बंदे की जो लाइफ है उसको एक इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया है कि वो इन लग्जूरियस, इन लश्कारे मारने वाली चीज़ों पे अपनी पूरी फिदा होकर और पूरी अपना गुजारा घर नहीं बना पा रहा, और वो अपना घर भी पूरे जिंदगी अपनी किराए पे बिता देता है। बट एक, और फिर धीरे धीरे वो एक मिडिल एज में आ जाता है, मिडिल एज से फिर वो अपने ओल्ड एज में आ जाता है, और फिर उसके एसेट्स कुछ बचते नहीं हैं, और फिर तो लाइफ साइकिल हमारी ऐसी ही लाइफ साइकिल हमारी घूमी जा रही है। उम्मीद नहीं, वो जो विशेष सर्कल ऑफ द लाइफ साइकिल है ना, वो हमारा इस टाइम एक बर्बादी की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, मैं मिडिल मैन हूँ, तो मेरी एक जनरल थंब ऑफ रूल्स कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितनी सैलरी पे मैं कितने की गाड़ी खरीद सकता हूँ? यार इसका ना, ये जो भी आपको कैलकुलेशन में बताता है, ये आपको या तो एक CA बता सकता है, लेकिन एक थंब रूल, बेसिक थंब रूल ये है, कैलकुलेशंस में नहीं बताऊंगा मैं आपको, पैसे वाइज नहीं बताऊंगा। अगर आपकी 100% सैलरी में से अगर आप कैपेबल हो 25% ऑफ द EMI, कार की EMI देने में ना, तो आप कार लो, अदरवाइज आप कार मत लो। अगर कार की सेकेंड हैंड कार मार्केट, यार ये ना एक बहुत वास्ट और बहुत डीप इंडस्ट्री है, बट उस पैसे को ना आप बॉयकॉट करके कार पे मत लगाओ, और वो भी एक ऐसी कार पे, सेकेंड हैंड कार पे जिसकी 5 साल हिस्ट्री नहीं पता आपको, और उस पे कितने पैसे लगने वाले हैं कितने पैसे लगने वाले ये भी नहीं पता, और कितने लग चुके हैं ये भी नहीं पता। और कोई आपको बताएगा भी नहीं। हालांकि आई एम इनटू अ कार सेकेंड हैंड कार सेल परचेज बिजनेस ऑल्सो, बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे कि आप सेकेंड हैंड कार्स की तरफ देखोगे भी नहीं। अच्छा अनिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एक बंदा गाड़ी लेने जा रहा है, उसके जेब में 5-6 लाख रुपए हैं, तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है गाड़ी लेने से पहले? यार सबसे पहले तो आप जब गाड़ी लेने जा रहे हो, सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक सेटल होके जाना है, माइंडली सेटल होके जाना है कि आप एक हैचबैक लेनी है, सेडान लेनी है, या आपको MUV लेनी है, या फिर आपको मिड साइज़ SUV लेनी है। आजकल मिड साइज़ SUV का बहुत ज़्यादा चलन है, एज इन लाइक सोनेट, ब्रेजा, फोर्ड इकोस्पोर्ट, जो मिड साइज़ SUV हैं, बड़ी SUV की छोटी बच्ची। तो 5-6 लाख रुपए में आपको एक गाड़ी लेनी है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना एक ऐसी कार लो जो डे टू डे ब्रांड वाली है, एज इन लाइक मारुति, एज इन लाइक टाटा, एज इन लाइक Hyundai, एज इन लाइक होंडा। ये 4-5 ब्रांड्स हैं जिनमें आपको कभी सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्विस नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजी टू मेंटेन है, लाइट ऑन पॉकेट है टू मेंटेन। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बड़े ब्रांड्स पे ना जाके इन 4-5 ब्रांड्स पे जाओ। लेट्स सपोज मुझे कोई गाड़ी लेनी है, अगर मुझे कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, तो मैं ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिसको मैं आंख बंद करके गाड़ी ले सकता हूँ, और वो कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी से है जो मिड रेंज सेक्शन में आती है 4 से 5 लाख में? ब्रो 4 से 5 लाख के मिड सेक्शन में ना आपको वो गाड़ी चूज़ करनी चाहिए जो कि ईजी टू मेंटेन हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, एवरेज रनिंग कॉस्ट कम हो, और सर्विस नेटवर्क ज़्यादा हो। तो उन कार कौन की सी गाड़ियाँ आती हैं? मैं बताता हूँ। सबसे पहला उसमें नाम, और सबसे इजी नाम है मारुति सुजुकी। सेकंड नाम है टाटा, कह लो, बड़ी जल्दी ग्रोथ किया उसने आने वाले इस टाइम में, पिछले 10 साल में बहुत ग्रोथ किया है। मारुति, Hyundai, टाटा, होंडा, होंडा। ये 4-5 कंपनियों की गाड़ी ना
आप आंख बंद करके ले सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ की पॉइंट्स है जो चेक करने हैं। इनमें आपको कभी भी ना सर्विस कॉस्ट नहीं ज़्यादा आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, रनिंग कॉस्ट कम है, सर्विस नेटवर्क अच्छा है। आप कहीं भी किसी भी मैकेनिक पे आप कहीं फंस गए हो, ब्रेक डाउन हो गया, तो आपको एटलीस्ट कार स्टार्ट करके भेज देगा जब तक कि कोई बड़ा फॉल्ट ना हो। हाँ, लेकिन अगर आप किसी फोक्सवैगन पे जाते हो, स्कॉडा पे जाते हो, या किसी बड़े ब्रांड पे जाते हो, लग्जरियस कार पे, आजकल मैंने देखा है कि बहुत चलन है, लोग ना 4-5 लाख के बजट में ना ऑडी ले आते हैं। नॉट ऑडी, इट्स आउडी। जी हाँ, आई रिपीटेडली अगेन, ऑडी ले आते हैं, BMW ले आते हैं, BMW बेसिकली, BMW, वी प्रोनाउंस इट BMW बट इट्स BMW, और स्कॉडा ले आते हैं। और यही प्रॉब्लम्स जो है ना बाद में जाके उनके गले का फंदा बन जाती हैं, जी का जंजाल बन जाती हैं, जब वो गाड़ियाँ मेंटेन नहीं होती, रनिंग कॉस्ट भी उनकी हाई होती है। दैट्स बेसिकली अ परफॉर्मेंस कार। और जिसने वो गाड़ी 5-6 साल चला ली है, उसने उसका जूस निकाल लिया है, उस गाड़ी में कुछ नहीं बचा। दैट्स बेसिकली अ वेंटिलेटेड बॉडी, वो वेंटिलेटर पे बॉडी चल रही है, वेंटिलेटर पे चल रही है कार, जब तक आप उसको ठीक से मेंटेन थोड़ी बहुत कर रहे हो। अगर हाँ अच्छी मेंटेन गाड़ी है, कंपनी मेंटेन गाड़ी है, फिर आप उसको और 5-7 साल अच्छे से रन कर सकते हैं। अगर हम कोई सेकंड हैंड लग्जरियस गाड़ी ले रहे हैं तो वो बेसिकली डेथ ट्रैप है हमारे लिए, या डेड ट्रैप कह सकते हैं उसको। एक वो ट्रैप बेसिकली बना लिया है, जो कार डीलर्स हैं उन्होंने ट्रैप बना लिया आपके लिए कि आप अगर उसमें आ गए ना, उस चक्रव्यूह में घुस गए, तो आप उस गाड़ी में ही घूमते रहोगे। आप कभी इस मैकेनिक पे, कभी उस मैकेनिक पे, कभी कंपनी, कभी कहीं, क्योंकि वो कार्स बेसिकली जो भी सेल कर रहा है, वो पहली बात तो ये है कि उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, आउट ऑफ वारंटी है, और आउट ऑफ वारंटी के बाद वो हाई ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जिस वजह से जो उसका फर्स्ट ओनर है वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उसने उसको सेकेंड हैंड कार मार्केट में धक्का दे दिया। तो अगर मैं बात करूं ऑफ रोडिंग की, तो अभी इंडिया में बेस्ट ऑप्शन क्या है इन द टर्म्स ऑफ पावर, इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? हमारे पास ऑफ रोडिंग के लिए कौन सी बेस्ट कार है? संतोष, मेरा आंसर सुन के यू विल बी वेरी शॉक्ड, बिकॉज राइट नाउ जो इंडिया में ऑफ रोडिंग केपेबल कार है, दैट इज ओनली एंड ओनली जिम्नी, जो एक बजट फ्रेंडली कार है। जिम्नी को तो बहुत रेट हुई है। क्रिटिसाइज, हाँ, लोग क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उसका यूज ही नहीं पता है कि उसका यूज क्या है, कितनी केपेबल है वो ऑफ रोडिंग में। नॉट ऑन द प्लेन HT हार्ड टेरेन, बट ऑन मड टेरेन, ऑन रॉक टेरेन, ऑन आइस टेरेन। बेसिकली जो फुल टाइम 4x4 है ना, उसके अंदर, दैट आपको भी पता है, जिप्सी एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार थी, जो कि आर्मी ने करीबन 30 से 35 साल यूज किया है उस कार को। उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिम्नी। दैट इज टोटली 110% ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल, अदर देन थार, मोर देन एनी अदर SUV विच इज वेरी बल्की। इसके लिए बहुत हेट मिलने वाली है हमें। यार हेट मिले, बट दैट इज एक्सट्रीम ट्रुथ, दैट इज स्वीट ट्रुथ कि जिम्नी इज अ वेरी ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल। तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल बजट फ्रेंडली कौन सी है, मैंने कहा जिम्नी, बिकॉज इट्स टोटली हार्डकोर। यू हैव टू सी द यूट्यूब वीडियोस, मोटर बीम, दुबई की, आप अब्रॉड की, कनाडा की, US की ना ऑफ रोडिंग कैपेबल कंपैरिजन की वीडियोस देखो। उसका कंपैरिजन जी वैगन से हो रहा है, उसका कंपैरिजन LC से हो रहा है। एग्जैक्टली जिम्नी का कंपैरिजन जी वैगन से, LC से, तुम्हारी हमर से, और इवन दो तुम्हारी ML-GL से भी हो रहा है। बिकॉज वो इसलिए क्योंकि दैट इज, उसका जो वेट है ना, दैट इज वेरी लाइटर इन वेट, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है, और दैट पर्टिकुलर कार इज अ सिटी कार ऑल्सो एंड ऑफ रोडिंग कार ऑल्सो, जो इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से। थार को मैं नहीं बोलूंगा, दैट इज वेरी बल्की। जो ऑब्स्टेकल एक जिम्नी क्रॉस कर सकती है ना, वो थार कभी नहीं कर सकती। और हाँ, और थोड़ी और इससे जो कंपैरेटिवली अच्छी कार है बिटवीन जिम्नी एंड थार, दैट इज फोर्स गुरखा। तुमने नाम भी, गुरखा तो मैंने नाम सुना है, और वो बहुत ही पावरफुल गाड़ी है गुरखा। पावरफुल इन द टर्म्स ऑफ इंजन वाइज कह लो, उसका टॉर्क
350 और 380 न्यूटन मीटर है, बट लेकिन दैट इज ऑल्सो अ हार्ड कोर ऑफ रोडिंग व्हीकल, क्योंकि उसके अंदर स्लिप डिफरेंशियल और आप डिफरेंशियल लॉक के फीचर दिए हुए हैं जो कि जिम्नी में, थार में नहीं है। आप उनको 4x4 लो, 4x4 हाई में एंगेज एंड डिसएंगेज कर सकते हो, बट एक फोर्स गुरखा में ना आपको अपना कौन सा व्हील लॉक करना है और कौन सा व्हील मूवमेंट पे रखना है आप ये भी डिसाइड कर सकते हो मैनुअली एक फोर्स गुरखा में। अगर जिसका मोटिव ही सिर्फ ऑफ रोडिंग करने का है ना और कैंपेनिंग करने का है, बजट फ्रेंडली कार में अंडर 20 lakhs, उसको गुरखा पे जाना चाहिए। थार ना एक सिर्फ एक हाइप बना हुआ है, एक चॉकलेट बॉय वाली इमेज, या एक आजकल मैं कहूँगा कि गली गली कूचे कूचे में थार है। आई टोटली क्रिटिसाइज द थार, क्योंकि वो एक ना तो फैमिली कार है, ना एक वो डे टू डे टू एंड फ्रो करने की कार है। दैट इज ओनली एंड ओनली स्टेटस सिंबल बनाने की कार बन चुकी है आज के टाइम में, जो कि अब वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल आ गया। अब वो डाउनफॉल पे है थार, क्योंकि वही होता है ना, जब ये एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाए ना तो फिर वो आंखों में प्यारी नहीं लगती है। एग्जैक्टली मैं एक आउट ऑफ द वे बताना चाहूंगा कि थार को ना अब एक चेंज की जरूरत है, और थार को एक 5 डोर की जरूरत है, क्योंकि ये जो 2 डोर 3 डोर बेसिकली 3 डोर कंसिडर होती है, फ्रंट 2 डोर्स एंड बैक डोर्स, इट्स अ 3 डोर थार। और जो जिम्नी है ना, वो इंडिया में जब लॉन्च हुई थी ना, वो फर्स्ट कार थी वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने में जो 5 डोर जिम्नी थी, जो जिम्नी सैरा है, जो आज तक अब्रॉड बिकती आ रही है। यू विल नॉट बिलीव कि जिम्नी पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च हो चुकी थी, और 5 डोर नहीं 3 डोर, जो कि उनका वर्ल्ड वाइड बिकने वाला प्रोडक्ट है। इंडिया में उनका मोटिव टारगेट था एक ऐसी क्राउड को, एक ऐसे कस्टमर्स का टारगेट करने का जो कि एक फैमिली कार भी चाहते हैं, एक ऑफ रोडिंग कार भी चाहते हैं, और एक क्यूट कार भी चाहते हैं। बट ऐसा क्या रीजन हुआ कि इसको बहुत ही हेट मिली है? नहीं, हेट मिला है या हिट मिली है? हेट मिली है। हेट मिली है, लोग हेट कर रहे हैं जिम्नी को। हाँ। यार लोगों की ना एक्चुअली क्या है, अगर थार ना पहले लॉन्च हुई होती ना तो जिम्नी एक हाइक पे पहुंच जाती है आज के टाइम पे। वो ना एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, लोगों की या कस्टमर्स की या हम इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हम ना सबसे पहले कंपैरिजन ढूंढते हैं, इस कार में क्या है, इस कार में क्या है, अरे यार उस कार की अलग कैपेबिलिटीज हैं, उस कार की अलग कैपेबिलिटीज। आप थार को जिम्नी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। थार और जिम्नी के वेट में जमीन आसमान का फर्क है। थार 1800 किलो की गाड़ी है और जिम्नी 1100 किलो की गाड़ी है, 1200 मैक्सिमम, 800 किलो का फर्क है इन दोनों गाड़ियों में। और सबसे बड़ी बात है सीटिंग कैपेसिटी, उसमें 5 है, उसमें आप 4 भी बड़ी मुश्किल से ठूस सकते हो। थार में, थार से कंपेयर करने वाली कार नहीं है वो। उसका एक अलग पॉइंट ऑफ कस्टमर्स है, दोनों एक अलग अलग कार है, दोनों ऑफ रोडिंग कार्स हैं, दोनों 4x4 है, लेकिन दोनों का टारगेट कस्टमर्स अलग अलग है। अच्छा, जैसे मैं लद्दाख साइड गया था गाड़ी लेके, तो मेरी वहां पर गाड़ी बंद हो गई थी। मेरे को स्टिल अभी तक रीजन नहीं पता लगा, सिर्फ किसी मैकेनिक ने कहा था वो इंजन ऑयल की वजह से भी है। तो ये क्या फर्क पड़ता है इंडिया में और अब्रॉड में, जो चीजें होती हैं इंजन ऑयल का फर्क होता है? यार देखो, आपने लद्दाख से बात शुरू करी समदर्श। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे -डिग्रीज में टेम्परेचर जाता है, ठीक है, और उसके लिए -डिग्रीज में टेम्परेचर करने के लिए आपकी गाड़ी ओवरनाइट खड़ी रही थी और सुबह स्टार्टिंग में क्रैंकिंग में प्रॉब्लम आई। राइट। वो सबसे बड़ा उसका रीजन यही है। इट वाज अ डीजल कार और अ पेट्रोल कार? इट वाज अ पेट्रोल कार। बेसिकली फिर तो पेट्रोल का जो मैं बताता हूँ तुम्हें, उसका स्टार्टिंग ट्रबल सबसे बड़ा इशू आएगा, जिसको जो इंजन ऑयल होगा वो फ्रीज हो गया होगा। राइट। फ्यूल जो है, पेट्रोल इतनी जल्दी फ्रीज नहीं होता है, डीजल थोड़ा जल्दी, उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो -5-6 पे है। तो अगर पेट्रोल कार भी फ्रीज हो गई है तो लेकिन थोड़े टाइम बाद वो स्टार्ट हो गई। बेसिकली दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंजन ऑयल। आपका जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी है ना, उसके ऊपर गाड़ी के कोल्ड स्टार्ट की डिपेंडेंसी होती है, कि आपकी गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट अगर हो रहा है और आपका इंजन ऑयल फ्रीजिंग पॉइंट पे है तो कार आपको स्टार्टिंग ट्रबल देगी। और यहीं अगर डीजल कार हो तो आपको डबल ट्रबल देगी, क्योंकि आपका इंजन ऑयल भी फ्रीज हो गया होगा और आपका डीजल फ्यूल भी फ्रीज हो गया होगा। उसके लिए क्या होता है
कि डीजल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज -5 to 6। अगर आपका टेम्परेचर -5-6 डिग्री है ना, तो डीजल आपका फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इंजन ऑयल की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इंजन ऑयल की ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंजन ऑयल का फ्रीजिंग कैपेसिटी क्या है। अब ग्रेड्स पे बात आई है तो इसमें सिंथेटिक और नॉर्मल मिनरल ऑयल भी आता है, नॉर्मल मिनरल, मैग्नेटिक और सिंथेटिक। जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इंडिया का लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, सोनमर्ग हो गया, और अब्रॉड का कनाडा हो गया, कनाडा की जो रशिया में जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है, अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पे बेसिकली जो इंजन ऑयल डलता है कार्स में वो होता है सिंथेटिक, जो कि हम इंडियंस भी यूज़ करते हैं, जिसका यूजलेस है उसको यूज़ करना। सिंथेटिक ऑयल का बेसिकली यूज़ ये है कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो चला जाता है, और जो आपका हीट पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। देखो, दो टाइप ऑफ इंजन ऑयल होते हैं, इनको बेसिकली ग्रेड से कैटेगराइज किया गया है, 5W15, 5W30। जो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके फ्रीजिंग पॉइंट को और आपके टेम्परेचर को, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन कंसिडर कर रहा है, और जो 15 और 30 है, 15 और 30 है, वो आपके हायर टेम्परेचर को मेंटेन कंसिडर कर रहा है। बेसिकली यार समदर्श, हमें जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में जाना है ना, हमें तभी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहिए। जो हम राइट नाउ अपनी डे टू डे दिल्ली में, पंजाब में, लोकल सिटीज़ में सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं ना, वो यूजलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। हमें नॉर्मल 15W20 या 15W30 ही ऑयल डलवाना चाहिए, सॉरी 5W30, 5W15 और 5W30 ही ऑयल डलवाना चाहिए, जो कि हमारा दिल्ली का टेम्परेचर 5 से नीचे नहीं जाएगा और 50 से ऊपर नहीं जाएगा, जिसमें कि आपका इंजन प्रॉपर वर्क करेगा। और यू विल नॉट बिलीव कि ये तो लद्दाख का जहाँ तुम्हारी गाड़ी बंद हुई थी, कनाडा में टोरंटो कह लो या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस कह लो, जब वहाँ पे प्रॉपर वेदर कंडीशंस होती है ना, जब वहाँ पे 6-7 फीट्स की आइस पड़ती है, स्नो जम जाती है, आपको अपने व्हीकल तक जाने के लिए आइस स्क्रैपर का यूज करना पड़ता है। वहां पे उस कंडीशन में डीजल इंजन्स को लिटरली रात भर स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने वो इंजन एक बार बंद कर दिया 10 मिनट के लिए भी, तो आपको क्रैंकिंग में प्रॉब्लम होगी, इंजन को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, फ्लीट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट फ्लीट कंपनी है कनाडा में। भाई लिटरली दे हैव टू स्टार्ट देयर ट्रक्स, दे हैव टू रन देयर engines on running, on cranking mode, on start mode for the whole night, for overnight। अगर उनको सुबह, अगर एक्सट्रीम वेदर होता है उधर, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस वेदर, जब -15, 20, 30 तक टेम्परेचर पहुंचता है, तो पूरी रात आपको अपना डीजल इंजन स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता गाड़ी का। एग्जैक्ट, गाड़ी भी कह लो या पूरी गाड़ी ऑन करके रखनी पड़ती है हमें। गाड़ी फिर भी छोटा इंजन है, फिर भी कुछ ना कुछ करके पंपिंग करके डीजल फ्यूल पंप करके स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रक्स जो बड़े बड़े इंजन है, 6400 सीसी, 8400 सीसी, 10,000 सीसी, बड़े बड़े इंजन है, वो क्रैंकिंग करना, उनको स्टार्ट करना बहुत ट्रबल होता है अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं। तो हनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उसमें कौन से पेट्रोल डलवाएं? आजकल बहुत आता है, XPS करके आता है, एक नॉर्मल पेट्रोल आता है, तो नॉर्मल पेट्रोल डलवाएं कि XPS वाला डलवाएं? समदर्श देखो, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने का, बट आई गिव यू एन आंसर इन अ नटशेल। XPS एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है, उसके अंदर थोड़े से मिनरल्स, थोड़े से लुब्रिकेशन ऐड ऑन हो जाती है, जिससे कि हमारी फ्यूल लाइन, फ्यूल टैंक, इंजेक्टर्स क्लीन रहे। तो हमें एवरी टाइम वी शुड नॉट यूज एक्सपी पेट्रोल हमें यूज नहीं करना चाहिए हमेशा। हमें, अगर आप टैंक टू टैंक डिपेंड करते हो, तो आपको 2 टैंक फुल कराने हैं नॉर्मल पेट्रोल के, और 1 टैंक फुल कराना है प्रीमियम पेट्रोल। फिर 2 टैंक आपको नॉर्मल पेट्रोल के फुल कराने, फिर 1 टैंक आपको प्रीमियम का कराना है। और अगर आप पैसे वाइज जाते हो, तो अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डे टू डे डलवाते हो या हफ्ते में एक बार डलवाते हो, तो आप कम से कम 5000 का पेट्रोल, 1000 करके आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, फिर आप 1000 करके 1 टैंक डलवाओ, एक बारी फ्यूल डलवाओ, फिर 5000 का आप नॉर्मल डलवाओ, फिर 1000 का आप प्रीमियम। क्या होता है, बेसिकली वो स्कैम नहीं है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, हाँ, पर ये इंश्योर नहीं हो सकते कि उसके अंदर जेन्युइनली मिनरल्स है या वो जेन्युइनली प्रीमियम है या नहीं है।
इसका बेटर ऑप्शन भी मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अगर आप डलवा रहे हो तो 5,000 का आप डलवाओ नॉर्मल पेट्रोल और फिर 1,000 का प्रीमियम पेट्रोल। उससे क्या होता है कि फ्यूल लाइंस क्लियर रहेंगी, फ्यूल टैंक में रस्टिंग नहीं आएगी, इंजेक्टर्स क्लीन रहेंगे, थ्रॉटल बॉडी थोड़ा क्लीन रहेगा और इंजन की आवाज में फर्क आएगा। सो अब एक चीज है, इंडिया में ना धीरे धीरे जैसे टेस्ला का है, सो व्हाट डू यू सी कि टेस्ला इंडिया में कहाँ स्टैंड करती है, डू सर्वाइव कर सकती है इंडिया में कि नहीं? राइट नाउ इंडिया में टेस्ला और एनी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अब बिग नो है, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट की वजह से। इंडिया छोड़ो, अब्रॉड में अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, मैंने खुद देखा है टेस्ला में लोग पीछे जेनसेट्स, कैरोसिन के डीजल के जेनसेट्स कैरी करके जा रहे हैं ताकि उसको स्टार्ट करते हैं, देन उसको कार को चार्ज करते हैं, फिर उस जेनसेट्स को उसके अपने बूट में रखते हैं। तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, मतलब आप एक उसी फ्यूल से, डीजल से आप इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली से आप कार चला रहे हो। से बढ़िया आप यार अभी फिलहाल 5-6 इयर्स तक ना हमारी इंडियन कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर बहुत लो है, या एक बहुत छोटे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, बहुत छोटे टारगेट। तो किस किस को इंडिया में गाड़ी लेनी चाहिए? इलेक्ट्रिक कार ना सिर्फ उस बंदे को लेनी चाहिए जिसको कभी दिल्ली से बाहर नहीं जाना, दिल्ली से नोएडा 50 या 60 किलोमीटर के रेडियस में कार चलानी है, जिससे कि अगर वो 20% बैटरी पे भी होगा तो घर आके कम से कम चार्ज कर लेगा। अगर वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से पंजाब या करनाल या पानी तक भी ट्रैवल कर रहा है ना, दिल्ली से टू पंजाब, दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू करनाल, एटलीस्ट उसमें इतनी बैटरी हो कि वो घर आके चार्ज कर ले, क्योंकि हमारी इंडियन रोड्स पे अभी आप चार्जिंग स्टेशंस का फ्यूचर बहुत लो है, और अगर चार्जिंग स्टेशंस हैं भी तो दैट आर वेरी हाई चार्जिंग। और मैंने सुना है कि बंदे तो पूरा का पूरा चार्जिंग स्टेशन उड़ा के ले जाते हैं। अदर अब कुछ इलेक्ट्रिक कार्स BMW की है, हाइब्रिड नहीं, कुछ BMW की है जो 1.5 से 2 करोड़ की है, एंड दे वर सेइंग कि हमने मिडिल क्लास के लिए बनाई है, माइलेज के लिए। 2 करोड़ की गाड़ी कौन सी माइलेज के लिए? नहीं, 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी एक कोई मिडिल क्लास खरीदता है। मिडिल क्लास को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ सैलरीड पर्सन भी होगा तो वो भी ओन नहीं कर पाएगा, चाहे उसकी सैलरी 5 लाख रुपए महीने क्यों ना हो, क्योंकि यार उस गाड़ी को लेने के लिए उसकी रेंज बेशक 700-800 किलोमीटर है, बट वो अभी इंडियन रोड्स के हिसाब से नहीं है वो, दैट इज बेसिकली स्टेटस सिंबल। आप क्लब में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो आपको अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है, भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक कार है, मैं तो BMW की ये वाली कार ओन करता हूँ, उसके लिए है वो। आपको डे टू डे ट्रैवल करने के लिए वो कार अभी नहीं बनी इंडिया में। तो हाइब्रिड कार लेना बेनिफिशियल है 2024 में कि नहीं? हाइब्रिड कार्स आर वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। हाइब्रिड कार्स आने वाले पिछले 15-16 साल से मैं देख रहा हूँ, एक टोयोटा की प्राइस आती थी, शायद तुमने नाम सुना हो, देखी ना हो, उसका बहुत पीछे शीशा आता था। दैट वॉज अ वेरी लग्जूरियस कार, आज से 12-13 साल पहले टोयोटा की थी, और उसी ने ही हाइब्रिड का चलन इंडिया में लाया है। और अभी जो राइट नाउ जो अभी एक करंटली अच्छा बूम दे रही है जो हाइब्रिड कार्स हैं, ग्रैंड विटारा वेरी गुड ऑप्शन, और वही उसका सेकंड वर्जन टोयोटा के पास भी है, टेजर करके है या क्या है, आई डोंट नो इट्स नेम। बेसिकली इट्स अ मारुति व्हीकल विच इज़ ऑल्सो ओनिंग बाय, इनका कोलैबोरेशन हुआ है, इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो हाइब्रिड कार इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि हाइब्रिड कार्स की एवरेज अच्छी है, दैट इज रनिंग ऑन फ्यूल, दैट इज पेट्रोल एंड बैटरी बोथ साइमल्टेनियसली, राइट, साइमल्टेनियसली। अगर आप उसको कहीं आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ले जा रहे हो, कहीं इंटरस्टेट ले जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी ना तो आपको चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी, ना आपको कहीं इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट ढूंढना पड़ेगा, आपके इंजन से ही आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बेसिकली जो मारुति की गाड़ियाँ 20-22, 18-20 एवरेज देती है, वो हाइब्रिड कार है तो 30 से 32 की एवरेज भी दे रही है, तो बहुत 32 किलोमीटर्स इन अ लीटर। एक जनरली बाइक की एवरेज हो गई पल्सर या उसकी, पल्सर नहीं, हाँ चलो पल्सर मान लो। तो बेसिकली क्या है कि दैट कार इज रनिंग ऑन फ्यूल, दैट इज पेट्रोल एज वेल एज बैटरी। बैटरी वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात,
इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय हाइब्रिड कार, क्योंकि यूपी में उसके रजिस्ट्रेशन पे आपको ज़ीरो कॉस्ट है, आपको 100% वेव ऑफ मिल रहा है यूपी के रजिस्ट्रेशन पे। अगर इफ़ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ अ यूपी, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, किसी भी जगह के, आपको हाइब्रिड कार्स पे ज़ीरो रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो दैट मीन्स अगर वो 20 लाख की है, आपको ऑलरेडी वो 18.5 की 1.5 लाख आपको जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो कम हो रहा है पहले दिन से, और ये बहुत जल्द दिल्ली में भी आने वाला है आई गेस, अगर आया तो हाइब्रिड कार्स का एक अच्छा बूम आएगा आने वाले टाइम पे। और इन्विक्टो जो टोयोटा की मारुति की तरफ से इन्विक्टो है, और टोयोटा की तरफ से इनोवा हाई क्रॉस है, उसके अंदर भी हाइब्रिड वर्जन है। बट एक जो बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली कार है अंडर 20-25 लैक्स, बिटवीन 20-22 लैक्स, दैट इज अ ग्रैंड विटारा। So Grand Vitara is the best option, right? गुड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन तो यार आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, इज अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। अगर जिसको डे टू डे ट्रैवलिंग के लिए भी चाहिए, आउटस्कर्ट्स के लिए भी चाहिए, तो हाइब्रिड इज अ गुड ऑप्शन, यू शुड गो फॉर हाइब्रिड कार्स। तो हम इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और सेकंड में ज़रूर मिलेंगे। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक देखना है ऑटोमोबाइल में, तो वी विल ब्रिंग दैट टॉपिक इन सेकंड पार्ट। फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ। इट वॉज वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मिली हमें। सो यस गाइस, सी यू सून, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करा करें चैनल को, अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, सो लेट्स एम फॉर 500 इन दिस। सो इसको चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे जिन्होंने अभी सेकंड हैंड कार लेनी है किसी से, उनसे शेयर करें। टिल देन नेक्स्ट पार्ट, सी यू, साइनिंग ऑफ, दिस इज समदर्श एंड अनीजय त्यागी।